दोस्तों का स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, डेली हमारी क्लास अब आज से चलेगी 8 PM में। तो डेली आप आइएगा 8 PM में। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को कलेक्ट करके यहाँ पर हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। और जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे आज की इस क्लास में हम 22 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और लास्ट में आपको कमेंट करके, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए, आपको कमेंट करके बताना है कि आज की इस क्लास में, इस टेस्ट में हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। तो डेली आपको 8 PM में आना है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, बिना समय गंवाए हुए। और हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दर्शाए गए रफनेस चिन्ह में ए का क्या अर्थ है। यहाँ पर ए पूछा गया है, इसका मतलब आपसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं चार ऑप्शन हमसे क्या। सैंपलिंग लंबाई, कार्य की दिशा, अपरिष्करण का मान, आर्य, उत्पादन विधि। ये चार ऑप्शन है आपके सामने और यहाँ पर पूछा गया ए का मान। ठीक है, तो ए ये हमारा क्या है, यहाँ पर हम क्लियर कर दें। यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा, यहाँ पर रा वैल्यू सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन इस बार है, यहाँ पर अगर कोई यहाँ पे पूछा जाए बी सी कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है यहाँ पे रा वैल्यू, रफनेस का मान होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर कुछ नंबर लिख दिया जाए, यहाँ पर बी लिख दिया जाए, तो बी पूछा जाए बी क्या होता है, तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ ली होता है। ठीक है, याद रखिएगा जो जो पॉइंट हम आपको बताते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई पॉइंट सी लिख दिया जाए तो सी का होता है सैंपलिंग लेंथ की लंबाई। ठीक है, सैंपलिंग लेंथ होता है। अगर यहाँ पर कोई पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई टर्म लिख दिया जाए, यहाँ पर मान लो हमने डी लिख दिया है, तो डी का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डी का मतलब यहाँ पर क्या है, तो डी का मतलब ये है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, या फिर प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जा रहा है, या फिर किस प्रकार की कोटिंग की जा रही। तो ये तीन वर्ड आपको याद रखने। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया जाए 14 नंबर, या कुछ सी कैपिटल में कुछ भी लिखा जा सकता है। डी आपसे पूछ लेगा डी ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, तो ये हमारा मशीनिंग अलाउंस दर्शा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गए ना, चारों चीज़ों क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। बहुत हम लोग फास्ट देखेंगे और क्वेश्चन को तुरंत कमेंट में आपको बताना है कि कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिल अपने से बड़ा सुराख कब बनाता है। लिप क्लेंस अधिक होने से, कटिंग एंगल बड़ा होने से, डेड सेंटर कम ज़्यादा होने से, इनमें से कोई नहीं। तो दिल अपने से बड़ा सुराख कब बनाता है, तो लिप क्लेंस अधिक होने से, ये भी नहीं है। कटिंग एंगल बड़ा होने से भी नहीं है। डेड सेंटर कम ज़्यादा होने से हमारा दिल जो है अपने से बड़ा सुराख बनाता है। तो कब कब बनाता है ये हमें याद रखना है। अगर जो लिप एंगल है अगर वो बराबर नहीं है, तब भी हमारा सुराख जो है वो हमारा क्या है, बड़ा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। और डेड सेंटर कम ज़्यादा होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल स्लीव में है नो टेपर, आंतरिक टेपर, बाहरी टेपर, बी एंड सी। तो ड्रिल स्लीव में क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए स्लीव क्या होता है। स्लीव एंड सॉकेट आपने ड्रिल में पढ़ा होगा। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स कि ड्रिल को पकड़ने के लिए हम ड्रिल चक अथवा मेन स्पिंडल में हम पकड़ते हैं ड्रिल को। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे हमारी ड्रिल में जो सैंक होती है, सैंक के माध्यम से ही ड्रिल को पकड़ा जाता है। अगर हमारी 12.5 mm से कम साइज़ की सैंक है, 12.5 mm से कम साइज़ का हमारा ड्रिल है, तो उसको पकड़ने के लिए हम ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ड्रिल चक में हम पकड़ लेंगे ड्रिल को और ड्रिल चक को हम लगा देते हैं मेन स्पिंडल जो होता है मशीन का, ड्रिल मशीन का मेन स्पिंडल, उसमें लगा देते हैं। ठीक है, अगर हमारा 12.5 mm से अधिक का ड्रिल का साइज है तो फिर उसके लिए हम स्लीव एंड सॉकेट का प्रयोग करते हैं। और स्लीव एंड सॉकेट में हम ड्रिल उसमें मोस्ट टेपर हमारा स्लीव में भी होता है और हमारा उसमें ड्रिल में भी होता है, ड्रिल की सैंक में होती है। ठीक है, तो दोनों आपस में मैच हो जाते हैं और फिर उसको हम मशीन स्पिंडल में लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया ड्रिल में स्लीव में होता है, तो यहाँ पर हमारा आंतरिक टेपर एंड बाहरी टेपर दोनों होता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया। माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। ऑप्शन है, देखो ऑप्शन देख लीजिए। स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, वर्क पीस को परिशुद्धता में मापने के लिए, माइक्रोमीटर को तब लॉक करने जब वह प्रयोग में ना लाया जा रहा हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा। माइक्रोमीटर में जो लॉक नट है वो हम कब लगाते हैं, जब वर्क पीस को रीडिंग सेट करने के बाद उससे लॉक करना होता है। ठीक है, तो हमने कोई भी रीडिंग ले लिया है किसी जॉब की, अब वो रीडिंग जो है हिले नहीं, तो उसको क्या करते हैं, हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आना है तुरंत आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडरफ की निम्नलिखित में से किस आकार की होती? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। ये हमारे वृत्तखंड आकार में होती है उडरफ की। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड वाइस पर निम्नलिखित में किस नट का प्रयोग किया जाता है? तो हैंड वाइस का साइज कहाँ से लेते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हम बताएंगे। तो हैंड वाइस पर निम्नलिखित में किस नट का प्रयोग करते हैं? तो हम विंग नट का प्रयोग करते हैं। और जो हैंड वाइस का साइज लेते हैं वो हम लेते हैं रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी तक। तो हमारी हैंड वाइस में एक विंग हमारा जहाँ रिवेट होता है, रिवेट के सेंटर से हम जहाँ तक की सीधी दूरी तक लेते हैं हैंड वाइस का साइज। हैंड वाइस का अगर मटेरियल पूछे, हैंड वाइस हमारी माइल्ड स्टील से बनाई जाती है अथवा कास्ट आयरन से बनाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील का घनत्व तो होता है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। स्टील का घनत्व कितना होता है? ऑप्शन है 7.55, 7.65, 7.75, 7.85। तो स्टील का जो घनत्व होता है वो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार का प्रयोग करते हुए कोणों की माप के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई और के बीच अनुपात के अनुसार कोण बनता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, साइन बार का प्रयोग करते हुए कोणों की माप के लिए हमें क्या है, कोणों की माप करना है, स्लिप गेजों की ऊंचाई और यहाँ पर डेडेस दिया कि क्या के बीच में अनुपात को अनुसार कोण बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा साइन बार की लंबाई। देखिए होता क्या है, समझना आसानी से। देखिए ये हमारा हमने बना दिया, चित्र बना दिया। होता क्या है कि एक हमारी सरफेस प्लेट होती है, उस पर हमने एक रखते हैं, क्या रखते हैं हम रखते हैं साइन बार रखते हैं। ठीक है, हमने ये साइन बार रखा हुआ, ये हमने साइन बार रख दिया और यहाँ पर हम स्लिप गेज रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस जॉब का हमें टेपर मापना है उस साइन बार के ऊपर हम जॉब को रख देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अब हमें टेपर मापना है तो फिर हमारा साइन बार इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, इस टाइप का हमारा साइन बार हो जाता है। इसके ऊपर हमारा जॉब हमारा इसके ऊपर रखा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर साइन बार, यहाँ पर हम स्लिप गेज रखते हैं। ठीक है, स्लिप गेज कहीं हमारे सेट में आते हैं, उनको हम यहाँ पर रखते जाते हैं। तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं, ये यहाँ पर जो होता है वो हमारा स्लिप गेज रखे जाते हैं, जिसे हम स्लिप गेज की ऊंचाई बोलते हैं। जो यहाँ पे वर्ड बोला गया है स्लिप गेज की ऊंचाई, तो ये हमारा स्लिप गेज यहाँ पर रखा जाता है और इसके ऊपर हमारा साइन बार रखा रहता है। क्लियर, इसके ऊपर हमारा साइन बार इसके सहारे टिका होता है। और यहाँ पर हमारा इसके ऊपर हम एक जॉब रखते हैं, जिस जॉब का हमें टेपर मापना है कि इसका एंगल कितना है या पैरेलल है कि नहीं, कितना है उसके, ये हमें मापना होता है कोण मापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से। और फिर एक सरफेस प्लेट में हमारा एक डायल टेस्टिंग इंडिकेटर रखा होता है, उसकी मदद से हम पता करते हैं कि जॉब का एंगल कितना है। ठीक है, या फिर हमें पैरेलल चेक करना है कि हमारा कितना जॉब का एंगल कितना है। ठीक है, ये सब कुछ करने के लिए तो फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला ये होता है साइन थीटा बराबर, फार्मूला निकल के आ जाता है साइन थीटा बराबर क्या हमारा निकल के आएगा। देखिए सिंपल सा समझिएगा, हम बहुत आपने पढ़ा होगा कर्ण के 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये हमारी कर्ण होती है, ये हमारी क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा ना, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे पहले लंब आएगा बटे कर्ण आएगा। तो लंब हमारा इसमें क्या है, देखिए लंब हमारा इसमें ये है स्लिप गेज की ऊंचाई, है ना। तो ऊपर क्या होगा, हमारे ऊपर हमारा होगा स्लिप गेज की ऊंचाई, स्लिप लिख लेते हैं और यहाँ पे हाइट लिख लेते हैं, बटे में क्या लिख लेते हैं, स्लिप गेज की ऊंचाई बटे रोलर की लंबाई, साइन बार की लंबाई, है ना। तो यहाँ पे साइन बार की लंबाई, तो ये हमारा फार्मूला होता है ये साइन थीटा बराबर। ठीक है, तो ये याद रखना, यही पूछा गया था कि साइन बार का स्लिप गेज की ऊंचाई जो हमने बताया, स्लिप गेज की ऊंचाई बटे क्या होगा, बटे क्या होगा हमारा साइन बार की लंबाई होगी, है ना। जो हम अभी हमने निकाल के बताया था, ये हमारा बी है और यहाँ पर हमने साइन थीटा बराबर ये निकाल के बताया। तो क्लियर हो गया ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक विशेष माइक्रोमीटर का प्रयोग वी आकार की एनविल के साथ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड की निम्नलिखित में से कौन सी माप लेने के लिए किया जाता है? तो कौन सी माप हम लेते हैं, बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक विशेष माइक्रोमीटर का प्रयोग वी आकार की एनविल के साथ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड की निम्नलिखित में कौन सी माप के लिए, तो उसे हम मापते हैं
स्क्रू इफेक्टिव डायामीटर मापते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है। राइट आंसर हमारा ब्राइन का घोल जो होता है बहुत तेजी से, हमारा कोई भी जॉब है उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद उसको हमने ठंडा करना है, तो ब्राइन के घोल में अगर डुबोएंगे तो वो जॉब हमारा जल्दी ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ टूल पर रैक एंगल किस लिए दिया जाता है। ऑप्शन है चिप्स को निकलते समय गाइड करने के लिए, अच्छी सरफेस लाने के लिए, अच्छी दिखावट के लिए, लंबी चिप्स को तोड़ने के लिए। तो लेथ टूल पर रैक एंगल किस लिए दिया जाता है, चिप्स को निकालते समय उसे गाइड करने के लिए हम रैक एंगल रखते हैं, ठीक है। जबकि लंबे चिप्स को तोड़ने के लिए वो हम चिप ब्रेकर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लेथ टूल पर रैक एंगल किस लिए दिया था, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिप्स को निकलते समय गाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस फिनिश का अर्थ होता है सतह पर किया गया ऊष्मा उपचार, सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मशीन की गई सरफेस की शुद्धता, सतह की स्मूथनेस या रफनेस। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सतह की स्मूथनेस या रफनेस सरफेस फिनिश का अर्थ होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 इंच से कम व्यास के सुराख में से कौन सी टैब किस टैप के द्वारा चूड़ी काटी जाती है। तो 1/4 इंच से कम व्यास वाला कोई सुराख है, उसमें अगर हमें टैप चलाना है तो किस टैप के द्वारा हम थ्रेड काटेंगे, तो उसके द्वारा हम मशीन टैप के द्वारा हम काटते हैं। तो मशीन टैप के द्वारा 1/4 इंच से कम व्यास वाले सुराख में हम थ्रेड काटते हैं। किस टूल की ब्रिटलनेस, किसी टूल के, ठीक है, कोई हमारा टूल है उसकी ब्रिटलनेस को कम करके टफनेस को बढ़ाना है, तो इसे हम क्या कहेंगे। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी टूल की ब्रिटलनेस को कम करना है, मतलब भंगुरता को कम करके हमें टफनेस को बढ़ाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम टेम्परिंग कहेंगे। तो टेम्परिंग का मुख्य काम यही होता है कि हमें ब्रिटलनेस को कम करके टफनेस को बढ़ाना होता है, ठीक है। जब हम टफनेस को बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा डक्टिलिटी का भी गुण बढ़ेगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। एक्मी स्क्रू थ्रेड का एंगल कितना होता है, देखिए यहाँ पर पूछा गया एक्मी स्क्रू थ्रेड का एंगल। सामान्यतः जो एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछे मीट्रिक थ्रेड का एंगल, मीट्रिक मतलब कि अगर आपसे पूछे एक्मी थ्रेड का एंगल बताइए मीट्रिक में कितना होता है, या फिर पूछे मीट्रिक एक्मी थ्रेड का एंगल तो कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा ब्रिटिश में होता है, लेकिन अगर केवल एक्मी दे रखा है, एक्मी स्क्रू थ्रेड, तो वहाँ पर 29 डिग्री लगाते हैं, ठीक है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीए स्क्रू थ्रेड का एंगल कितना होता है, बीए स्क्रू थ्रेड का एंगल हमारा पता है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, 47.5 डिग्री हमारा बीए स्क्रू थ्रेड का एंगल होता है। अगर आपसे पूछा जाए बीए स्क्रू थ्रेड का वो हमारी डेप्थ कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया बीए स्क्रू थ्रेड की गहराई कितनी होती है, जिसे हम डी बोलते हैं, तो उसकी गहराई कितनी होती है। इसकी ट्रिक ये फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 4 है, जो सम है उसको जोड़ देना है, 4 और 2 6 है ना, तो 0.6 इसकी गहराई होती है बीए स्क्रू थ्रेड की। बीए स्क्रू थ्रेड की डेप्थ कितनी होती है, 0.6 होती है, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेजरिंग गेजों को वियर रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। मेजरिंग गेजों को वियर रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। ऐसा गुण प्राप्त करने के लिए किस हीट ट्रीटमेंट विधि की आवश्यकता होती है। तो हमें जब मेजरिंग जो गेज होते हैं उनमें वियर रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें उसमें क्या करना चाहिए, हमें केस हार्डनिंग करना चाहिए। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसिंग गियर में बैकलैश होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैसिंग गियर में बैकलैश होती है, ऑप्शन है आपके सामने, मैश की हुई 2 गियर के बीच में इंटरफेरेंस, मैश की हुई 2 गियर्स के बीच में क्लियरेंस, मैश की हुई 2 गियर्स के बीच फ्रिक्शन, मैश की हुई 2 गियर्स के बीच टाइटनेस। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, मैश की हुई 2 गियर्स के बीच में क्लियरेंस ही हमारी क्या कहलाती है, मैशिंग गियर्स में जो बैकलैश होती है वो हमारी क्लियरेंस होती है। साइन बार का प्रयोग करते समय, देखो अभी हमने अच्छे से समझाया था, और जो बच्चे ध्यान से सुने होंगे जरूर ये क्वेश्चन को राइट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, साइन बार का प्रयोग करते हुए एंगल को सेट करने के लिए, ठीक है, एंगल को हमें सेट करना है। स्लिप गेज की ऊंचाई मतलब यानी कि मतलब क्या हुआ, जो हमारी स्लिप गेज की ऊंचाई किसे हम कहते हैं, ये हमारी स्लिप गेज की ऊंचाई होती है, ठीक है। और साइन बार की लंबाई, ये जो भाग होती है ये हमारी क्या कहलाती है, साइन बार की लंबाई। देखिए साइन बार का अगर हम साइज बोले कहाँ से लिया, तो दो रोलर के जो सेंटर होते हैं ना, दोनों सिरों के रोलर के सेंटर से लिया जाता है साइन बार की लंबाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहाँ पे साइन बार की लंबाई क्या होगी, ये वाली भाग हमारी साइन बार की लंबाई होगी, ठीक है।
अब तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए साइन, तो इसमें क्या, इस ये अनुपात क्या कहलाएगा, देखिए अब हम फिर से समझते हैं। स्लिप गेज की ऊंचाई हमने लिखा, यहाँ पर SH लिखा, और नीचे हमने क्या लिखा, यहाँ पे साइन बार की, यहाँ पे लंबाई लिख दिया, साइन बार की लंबाई हमने इसको लिख दिया। तो हमारा क्या कहलाएगा, चित्र के अनुसार हमारा साइन थीटा निकल के आ जाएगा। हमारा राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया होगा। पहले हमने साइन थीटा निकाल के बताया था कैसे 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम कर्ण बोलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है, जो हमारी बेंच वाइस में जो हमारा हैंडल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो ऑप्शन है वाइस के नॉमिनल साइज का 1.5 गुना। देखिए वाइस के नॉमिनल साइज, वाइस का साइज हम कहाँ से लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो वाइस का साइज हम बेंच वाइस की चौड़ाई से लेते हैं, उसी का साइज का 1.5 गुना। क्या वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना, क्या वाइस के नॉमिनल साइज का 3.5 गुना, वाइस के नॉमिनल साइज का 4.5 गुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 गुना। वाइस के नॉमिनल साइज का हम 2.5 गुना, जो हमारा जो बेंच वाइस की सामान्यतः जो प्लेट होती है उसकी जो चौड़ाई होती है उसका 2.5 गुना हमारा बेंच वाइस के हैंडल की लंबाई होती है, ठीक है। करेक्ट हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल प्लेट पर निम्नलिखित में किस लिए स्लॉट बनाए जाते हैं। जो एंगल प्लेट होता है आप देखते हैं जो फ्रेंड्स 90 डिग्री पर होती है, और इसमें हमारे स्लॉट कटे होते हैं यहाँ पर टी बोल्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम बोल्टों को स्थान देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो एंगल प्लेट में जो हमारे स्लॉट प्रदान किए जाते हैं, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। होनिंग करने के लिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, होनिंग करने के दौरान, ठीक है, होनिंग के दौरान होनिंग मशीन का निम्नलिखित में कौन सा मूवमेंट करता है। देखो होता क्या, होनिंग मशीन के दौरान होनिंग मशीन में जो हमारा स्पिंडल होता है वो मूवमेंट किस प्रकार करता है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डीमार्सी में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए इस जो हमारी होनिंग मशीन उसमें जो हमारा स्पिंडल होता है वो हमारा वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है। रेसिप्रोकेटिंग मतलब होता है आगे पीछे मूवमेंट करना, आगे पीछे घूमना, ठीक है। कोई हमारा है स्पिंडल आगे पीछे घूमना। वर्टिकल का मतलब जैसे हमने बताया था वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब कोई हमारी सरफेस है उसके समांतर, ये हमारी हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर कोई चीज़ ऐसी खड़ी है तो वो हमें वर्टिकल बोलते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी लेटी हुई तो उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो ये हमें क्लियर होना जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में बस इतने ही, और कमेंट करके बताइएगा 22 क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन कितने सही थे। और कल हमारी क्लास फिर होगी इसी प्रकार से लाइव चैट के माध्यम से 8 PM में। तो कल आना मत भूलिएगा। डेली क्लास हमारी 8 PM में होगी, चाहे दिन रात हो, चाहे जो भी हो, ठंडी गर्मी, आपकी डेली क्लास 8 PM में चलेगी। चाहे वो सैटरडे हो चाहे संडे हो, डेली आपकी 8 PM में क्लास चलेगी। ये आपको ध्यान रखना है, डेली आपको 8 PM में आना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी वजह से अगर क्लास नहीं चलेगी तो आपको कम्युनिटी टैब में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे मैसेज करके, ठीक है। तो वो मैसेज आपको तब दिखेगा जब फ्रेंड्स आप क्या कर लेंगे, आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, ठीक है। डेली क्लास इसी प्रकार से मिलती रहेगी आपको। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखें।